हेलो फ्रेंड। तो हम वीडियो में पढ़ेंगे एनसीईआरटी साइंस का बायोलॉजी का पार्ट। आज का जो वीडियो है और उसमें जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो दो टॉपिक हैं। पहला है पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व एवं खनिज, और दूसरा है पादपों में पोषण की विधियाँ। इससे पहले के टॉपिक ऑलरेडी मैंने करा दिया है। अब ज़्यादा टॉपिक इसमें नहीं है, बस कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं जो जल्द ही मैं अपलोड कर दूँगी। आपको क्या करना है, पहले एनसीईआरटी वाली बुक पढ़नी है, उसके बाद नोट्स को देखना है, फिर आपको अपने नोट्स बनाने हैं और इसे रिवीजन करने हैं। तो चलिए हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला है पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व। तो इसमें 16 आवश्यक तत्वों की पहचान की गई है, जिसमें पहला है प्राथमिक पोषक तत्व। इन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है और इनकी आमतौर पर सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। इसके बाद है द्वितीय पोषक तत्व। इनकी आवश्यकता आमतौर पर प्राथमिक पोषक तत्व से कम होती है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। थर्ड है ट्रेस पोषक या सूक्ष्म पोषक तत्व। ये बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, जैसे बोरान, क्लोरीन, तांबा, लोहा, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम और जिंक। अब इसके बाद नेक्स्ट है पादप पोषण। पादप पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें संश्लेषण, उसका विघटन और शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए उनका उपयोग होता है। भोजन के रासायनिक पदार्थों को पोषक तत्व कहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल यानी H2O, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इत्यादि। हरे पौधे जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसीलिए ऐसे पौधों को स्वपोषी कहा जाता है, यानी जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। जो जीव भोजन के लिए दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहता है उसे परपोषी कहा जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है खनिज तत्वों की आवश्यकता ज्ञात करने वाली विधियाँ। कैसे? पादप खनिज तत्वों को विलयन के रूप में अवशोषित करते हैं, अतः पौधों को ऐसे जल में उगाया जा सकता है जिसमें खनिज लवणों की निश्चित मात्रा है और पौधों का बाहरी भाग वायवीय तथा प्रकाश में खुला हो। विधि क्या है? मृदा रहित खेती। जो मृदा रहित खेती करते हैं उसको हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। ये जो है वो जल संवर्धन होता है, जिसे जूलियन वॉन सॉक्स थे, जो वनस्पति शास्त्री थे। इन्होंने 1980 में सबसे पहली बार इस तकनीकी को दर्शाया था। अभी इस तकनीकी में होता क्या है? जल संवर्धन के प्रयोगों में नवोद्भिद पौधों को ऐसे जल में उगाया जाता है जिसमें विशेष पोषक तत्व निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं। जड़ तंत्र को ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध करने की नियतक्रम तेज गति से वायु के बुलबुले प्रवाहित करते हैं। संवर्धन विलयन में सभी आवश्यक पोषक तत्व सम्मिलित किए जाते हैं, केवल उस एक के अलावा जिसकी विशिष्टता को जानना है। अब इनमें उगाए पौधों की तुलना उन पौधों से की जाती है जो समस्त आवश्यक पोषक तत्व युक्त संवर्धन विलयन में उगाया गया होता है। ये पूरी प्रक्रिया है इसका। अब जल संवर्धन प्रयोग का महत्व। इसका महत्व क्या है? हम जान पाते हैं कि पौधों की सामान्य वृद्धि के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है, दूसरा कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं है और दूसरे तत्वों के साथ अवशोषित हो जाता है, तीसरा क्या है, प्रत्येक खनिज तत्व की कितनी मात्रा आवश्यक है। हाइड्रोपोनिक्स से बीज रहित खीरे, टमाटर एवं सलाद का सफल वाणिज्यिक उत्पादन हो रहा है। इसके बाद ये टॉपिक ख़त्म होता है। दूसरा टॉपिक है वायु संवर्धन यानी एरोपोनिक्स। इसमें क्या होता है? जल संवर्धन जैसा ही एक तकनीक है, यानी ये दूसरी तकनीकी है। पहली तकनीकी जो थी वो जल संवर्धन और ये दूसरी है एरोपोनिक्स। इसमें पौधों को वायु या कुहासा वाले वातावरण में बगैर मृदा का उगाया जाता है। वायु संवर्धन पादप ऐसी तकनीकी है जिसने पौधों की जड़ों को वायुमंडल में उपस्थित नमी उपलब्ध कराई जाती है। एक विशेष प्रकार के डिब्बे में जड़ युक्त पौधों को इस प्रकार रखा जाता है, उसका प्ररोह बाहर वायु में खुला हो और जड़ें डब्बे के अंदर हो। डब्बे में आर्द्र वातावरण होता है जो कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित होता है। जड़ों पर अल्प अवधि के लिए हाइड्रो एटोमाइज्ड या जल या पोषक विलयन की फुहार डाली जाती है। यह विधि हाल ही में विकसित हुई है।
क्योंकि इस तकनीकी से संवर्धित किए हुए पौधों की जड़ रोमों की अत्यधिक वृद्धि होती है। इस विधि से ओलिव और साइट्रस के पौधे सफलतापूर्वक उगाई जाती हैं। अब इसके बाद देखिए क्लोरोसिस या हरितहीनता। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल के क्षति के कारण पत्तियों का पीला पड़ना। इसका कारण होता है पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक आदि। उसके बाद नेक्रोसिस, ऊतक क्षय, ऊतकों की क्षति होती है और इसका कारण है पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीज की न्यूनता से। अब नेक्स्ट टॉपिक है पादपों में पोषण की विधियाँ। तो पादपों में पोषण की दो विधियाँ होती हैं, एक स्वपोषी, एक परपोषी। स्वपोषी यानी जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और परपोषी जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, दूसरे पौधों पे। तो पहले हम पढ़ेंगे स्वपोषी। ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं सभी हरे पौधे। रसायन संश्लेषी यानी जो स्वपोषी हैं दो प्रकार के होते हैं, एक प्रकाश संश्लेषी, एक रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी सभी हरे पौधे करते हैं, और रसायन संश्लेषी कुछ जीवाणु जो रासायनिक पदार्थों की मदद से भोजन बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल है बैंगनी, लाल और हरे बैक्टीरिया। दूसरा है परपोषी। इसमें एक होता है परजीवी और मृत जीवी। परजीवी ये दो होते हैं, एक पूर्ण एक आंशिक। एक पूर्ण रूप से परजीवी और एक आंशिक रूप से परजीवी होता है। दूसरा है मृतजीवी। इसका एग्जाम्पल है एगेरिकस और राइजोपस। फिर है सहजीवी। इसके एग्जाम्पल है लाइकेन और माइक्रोराइजा। कीटभक्षी। इसके एग्जाम्पल है नेपेथीस यानी मंकी कप, ड्रोसेरा, डायोनिया। आपको ये एग्जाम्पल जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये ऐसे पूछ सकता है इसके एग्जाम्पल ही। जनरली एग्जाम्पल या फिर कोई नाम हो गया, यही सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ये टॉपिक सारा मतलब दोनों टॉपिक ख़त्म होता है। मैं आपको स्टार्टिंग से नोट दिखा देती हूँ। आपको नोट्स बनाने से पहले एनसीईआरटी वाली बुक ज़रूर पढ़नी है। 6 to 12 तक की एनसीईआरटी आप पढ़ लेंगे, उसके बाद जब आप ये नोट्स पढ़ेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे अच्छे से।